सो अपन लिखते हैं द मॉलिक्यूल which have same molecular formula but सर जूम हो गया ना। रिकॉर्डिंग शुरू की और उसने जब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे सब बढ़िया चल रहा था, पता नहीं मैंने कुछ नहीं किया उसमें, मतलब जब तक रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे सब बढ़िया चल रहा था। ठीक है चलो, पता नहीं कुछ हो गया। ठीक है तो मैं कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अपन उसमें ना स्ट्रक्चर्स डिफरेंट लिखेंगे, बट ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, but due to different structures, they have different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. तो अपन कहते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर उनके स्ट्रक्चर अपन डिफरेंट लिखेंगे ना तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। These structures are called isomers. These structures जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, these structures are called isomers. बोलो सर क्लास कितने बजे तक है? क्लास अपना कितने बजे तक है? तुम लोगों को कितने बजे तक बताया? 8:30 सर, 8:30 7:30 तक होता है। उन लोग ने गलती से टाइम टेबल में 8:30 डाल दिया। नहीं क्लास तो 7:30 तक थोड़ी है, 8:30 तक है ना। हाँ सर टाइम टेबल में सारे लेक्चर्स सर बोल रहे थे कि 7:30 तक ही है। नहीं अपना तो टाइम टेबल में भाई कितने बजे तक है अपन तो उसी को मानते हैं, बाकी कब तक है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कह रहा है उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा हुआ है मेरे टाइम टेबल में? फ्राइडे है ना आज? हाँ सर 8:30 सर। हाँ तो 8:30 तक क्लास है, खत्म बात। टाइम टेबल में अपन को 8:30 बोला तो 8:30, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया मतलब 8:30, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म करते हैं ना अपन, मतलब टेंशन नहीं चाहिए तुमको सिलेबस के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए कोई टेंशन नहीं चाहिए और सिलेबस कंप्लीशन में भी फिर कोई टेंशन नहीं चाहिए। एक बार अपन स्कूल और मेंस वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर अपन एडवांस वाला पार्ट सेपरेटली लगा सकते हैं क्लासेस। हमारा ट्यूसडे को एग्जाम। तुम्हारा ट्यूसडे को एग्जाम? ट्यूसडे को एग्जाम है? हाँ सर। यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हैं कोई और टेस्ट की बात कर रहे हैं? टर्म एग्जाम है। और केमिस्ट्री कब है? सर भाई ट्यूसडे को ही है। चलो देखते हैं अपन, मतलब मंडे को भी एक क्लास लगा लेंगे ना, तो वो जो इफेक्ट्स वगैरह है ना अपन इफेक्ट्स वगैरह भी कर लेंगे। चलो देखते हैं आज अपन कितना कर पाते हैं, पर अगर ये हो जाएगा तो इफेक्ट्स बड़ा इजी हो जाएगा फिर। सो दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। The phenomenon of writing these isomers, these isomers is called isomer. इसको कहते हैं अपन आइसोमर। तो अपन क्या करेंगे आइसोमरिज्म के लिए? एग्जांपल लेते हैं, मैं HCl लिख लेता हूं। अपन को पता है दिस इज हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोआइसोसाइनिक एसिड, हाइड्रोआइसोसाइनिक एसिड।
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक कार्बन, बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इसमें हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है। मतलब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर आइसोमर्स। Isomers because same molecular formula and different structures. If we read that, suppose we say that boiling point, अगर दोनों के boiling point की बात करेंगे ना तो boiling point ऑफ, अगर अपन boiling point की बात करें दोनों में से किसका boiling point ज्यादा होगा? तो अपन कहेंगे इसका। Why it is so? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है और अगर NH बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। CH बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वी नो दैट कि भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अपन कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो B इज ग्रेटर देन A ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन B, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर अपने पास ऐसे गिवन है, अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, दिस इज हाइड्रोसाइनिक एसिड, दिस इज हाइड्रोआइसोसाइनिक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे कि पानी में डालने से कौन H+ आयन जल्दी देगा। जिसको अपन पानी में ऐड करेंगे जो H+ आयन जल्दी देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन दोनों में से अगर अपन को कभी कैलकुलेट करना होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है, तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी भी ज्यादा है। अगर बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगा ऑब्वियसली पानी में जल्दी डिसोसिएट होगा, तो अपन कहेंगे B का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ड्यू टू मोर पोलैरिटी इन NH बॉन्ड। पोलैरिटी इन NH बॉन्ड, तो NH बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी है इसलिए वो डिसोसिएट हो जाता है ड्यू टू मोर पोलैरिटी इन NH बॉन्ड। अपन कहेंगे ये ज्यादा एसिडिक है। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था, दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों के अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ऑब्वियसली बात है, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दे आर आइसोमर्स। आइसोमर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक अपन लिखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक अपन लिखते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है ना, हमें अभी यही पढ़ना है, हमें स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं पढ़ना है। दिस इज क्लासिफाइड एज जैसे चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, फिर मेटामेरिज्म है, इस टाइप से। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, और अपन कन्फर्मेशनल भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ये किसमें, ये चेन है, पोजिशनल है, फंक्शनल है, और ये मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म ये
ज्योमेट्रिकल लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल। डिक्टेट भी कर देता हूं, अगर मतलब हो सकता है कभी कभी वैसे मैं जल्दी में लिखता हूं तो स्पेलिंग समझ में नहीं आया। तो स्ट्रक्चरल को अपन ने लिखा चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल और मेटामेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अपन ने लिखा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल, टॉटोमेरिज्म भी होता है बट अपन यहां नहीं पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा टॉटोमेरिज्म को। तो वी कैन राइट लाइक दैट। सर पोजिशनल भी होता है ना? कौन सा? पोजिशनल। पोजिशनल लिखा तो है, अच्छा हाँ। ठीक है, पोजिशनल तो लिखा हुआ है अपन ने। फिर अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल को अपन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड। और इन दोनों को अपन कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अभी रहने देते हैं, मतलब अभी ज्यादा नहीं करते हैं, अभी से स्ट्रक्चर पे रहता है। पता ऐसे नहीं करना ना अपन को कि भाई अच्छा बताओ ये भी होता है ये भी होता है, मुझे मतलब ये भी ध्यान रखना ना कि ऐसा ना तुम लोग डर जाओ कि भाई मतलब पता नहीं क्या आप बता रहे हैं। तो बिल्कुल इजी सर वो सिंपल क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जैसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं ना उस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। हो गया, शुरू करें? हाँ सर। तो अपन ना चेन आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म तो इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या हुआ? आपने लिखा है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। अब अपन चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में मैं चेन आइसोमेरिज्म वहां से शुरू करता हूं, मैं इसको हटा रहा हूं। तो अपन लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म है। अब होगा क्या चेन आइसोमेरिज्म में, विल राइट दैट चेन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट वर्ड रूट। सो आइसोमर्स have same molecular formula but different word root, उनको कहते हैं अपन चेन आइसोमर्स। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट वर्ड रूट होगा, तो फिर अपन उनको चेन आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइसोमरिज्म तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो बहुत सारा टाइप का होगा, उनमें भी अगर अपन क्लासिफाई करेंगे तो अपन बताएंगे कि देखो भाई चेन आइसोमर में तब कहूंगा जब उनमें डिफरेंट वर्ड रूट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल है मेरे पास, सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ गिवन है, दैट इज C4H10। सर बोलो। हो गया। जूम हो गया। हो गया। अरे यार, अब जूम थोड़ा कम ही होता है इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता मैं। ठीक है, तुम लोग मतलब बता देते हो। तो देख, अब अपन कहेंगे, देख सबसे बड़ी बात इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे डी जीरो, मतलब मुझे डबल बॉन्ड वगैरह के बारे में सोचने डी का यही तो मतलब अपने लिए रोल था कि पता तो चले कि मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह तो नहीं है, नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप ऐसे लिखोगे तो मैं ब्यूटेन लिखूंगा, और अगर आप ऐसे लिखोगे तो मिथाइल प्रोपेन लिखूंगा। लो भाई, दोनों का वर्ड रूट अलग अलग है, इसके वर्ड रूट में ब्यूट है और उसके वर्ड रूट में प्रॉप है, दे आर चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स वो होंगे जिनमें वर्ड रूट डिफरेंट होगा, देन विल से दैट दे आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, अगर मेरे पास एक एग्जांपल ये है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अपन कहेंगे अच्छा सर ठीक है, इसके चेन आइसोमर लेता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे क्योंकि ना C6 और H अपने पास 12 गिवन है। अब बताओ चेन आइसोमर्स, तो अपन कहेंगे ठीक है, D इक्वल टू 0 ना 1 आ गया। अब बनाओ चेन आइसोमर, तो अपन कहेंगे देखो सर, मुझे एक बात पता है 6 कार्बन एटम है, एक बार तो ऐसे बना देता हूं, वर्ड रूट 6 बनाना ना, एक डी लिख देता हूं, कहीं भी लिख दो, जहां मर्जी चाहे लिख लेना, ये लिख दिया। फिर अपन कहेंगे एक ऐसे लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड लिख के एक कहीं भी लिख देता हूं। फिर अपन एक ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है चलेगा, म्यूट हो गया। अब मैं प्रॉप बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता प्रॉप। कैसे बनाऊंगा? अगर ऐसे लिखूंगा तो डबल बॉन्ड यहां लिखूंगा, यहां तो डबल बॉन्ड आ नहीं सकता क्योंकि 4 वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, मतलब इन पे डबल बॉन्ड नहीं लिख सकता मैं, इधर 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 इधर, उधर तो वैलेंसी कंप्लीट है, इधर लिख सकते हो तो ये वाला हो जाए, मतलब प्रॉप नहीं बन सकता। कहेंगे सर आइसोमर तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने आइसोमर नहीं पूछा आपसे, मैंने आपसे चेन आइसोमर पूछा है। आइसोमर तो मैं ऐसे भी बनाता, ये भी इसका आइसोमर, आइसोमर तो मैं इसका ऐसे भी बनाता। आइसोमर बनाना इज डिफरेंट थिंग, चेन आइसोमरिज्म में मुझे वर्ड रूट अलग चाहिए थे, लेकिन ये दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है क्योंकि दोनों का वर्ड रूट एक जैसा होगा हेक्स। मैं तो ऐसे भी बना सकता, इसका ये भी चेन है, ये भी आइसोमर है, नॉट चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का मतलब है कि आपको वर्ड रूट अलग करना, आपने कहा ना डिफरेंट वर्ड रूट होना चाहिए, तो अब मैं इधर लिखूंगा तो मैं ऐसे भी कर सकता था 1 2 3 4 5 6 इधर, लेकिन अपन कहेंगे ये वाला और ये वाला सेम है। सेम कैसे? क्योंकि इसका नंबरिंग आप यहां से करोगे और इसका नंबरिंग आप यहां से करोगे। किसी कंपाउंड को ऐसे थोड़ी देख के बताते हैं वो अलग है या मतलब क्या है, हम तो कंपाउंड को पहचानते हैं उनके आईयूपैक नेम से। अगर आईयूपैक नेम सेम है मतलब दे आर सेम, आप कैसे भी लिखो, फिर मेरी मर्जी में कहूंगा मैं ऐसे लिख लेता हूं सर, तो अपन कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, आईयूपैक नेम पढ़ूंगा मैं तो 1xene ये है, ये और ये सेम है, तो हम तो आईयूपैक नेम से जानते हैं कि कंपाउंड सेम है या मतलब वो अलग अलग है। भाई इन तीनों के नाम अलग अलग थे तो ये तीनों अलग अलग हैं, इन दोनों के नाम एक जैसे हैं तो ये आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो इसको नहीं बनाऊंगा, दैट कैन नॉट बी द आइसोमर ऑफ दिस, ऐसे चेन आइसोमर। इसको अपन ऐसे भी बना सकते थे जैसे ये बनाया, तो अपन कहेंगे सर फिर तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, 5 कार्बन एटम थे भाई, यहां लगा लेता है एक कार्बन, हाँ बिल्कुल बना, मैंने कब कहा इसको, लेकिन दोनों में पेंटेन है, दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है, दोनों पेंटेन है। मैं ऐसे लिखूंगा तो अब आपने इधर वाला तो बना ही दिया, वो वाला इधर लिखूंगा तो भी बना सकता हूं, वो भी चेन आइसोमर। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर मैं ऐसे बना लेता हूं
मतलब राइट दैट कि भाई मेरे पास ऐसे गिवन है, इधर डबल बॉन्ड जैसे इधर है, तो अब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेता हूं, फिर बना लेता हूं। हाँ बनाओ, मैंने कब कहा है बना सकते हो, और भी बना सकते हो आप, इसके भी बहुत सारे बन जाएंगे। ये लो आप ऐसे बनाओ, मतलब इसको डबल बॉन्ड को इधर लेके और आप इसको ऐसे बनाओ, बिल्कुल बनेगा। बॉन्ड की पोजीशन चेंज, तो अपन कहते हैं अच्छा ठीक है ऐसे बनाओ तो भी चलेगा ना, तो अपन कहेंगे आईयूपैक नेम डिफरेंट होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस आईयूपैक नेम को डिफरेंट रखो। तो ये तो दोनों सेम है। आप ऐसे बनाओगे तो अपन कहेंगे ये वाला आप बना चुके हो क्या, इधर वाले पार्ट ये बन चुका है। आईयूपैक नेम देखो, इस पे लिखोगे तो 1 2 3 4 5 और ये लिखोगे तो 1 2 3 4 5। इसमें 2 मिथाइल है और उसमें ये बना चुके हो, ये 2 मिथाइल ब्यूटो ईंधन नहीं बनाया, ये भी आइसोमर है। और इसका नाम लिखूंगा तो ऐसे, तो मैं तो जब भी मुझे शक होगा ना कि कोई आपस में सेम तो नहीं, मैं यही कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब पेंटेन है। आपने आइसोमर थोड़ी पूछा, आपने क्या पूछा था, चेन आइसोमर, और आपने कहा था चेन आइसोमर के लिए क्या बताना है तुमको, वो डू डिफरेंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने कहा देख भाई मैं एक बार चेन बना लेता हूं किससे, 6 वाला, एक बार अपन चेन बना लेते हैं किससे, 6 वाला, एक बार 5 वाला और एक बार 3 वाला, 4 वाला, 3 बन नहीं सकता। सबको दिख रहा है, ब्लर तो नहीं है, स्क्रीन ब्लर है क्या, नहीं सर, नहीं है। क्लियर है। तो अगर किसी का ब्लर आ रहा है तो उसके फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, तो वो रिजॉइन कर, तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं, ऐसा। तो चेन आइसोमर तो अपने 3 ही होंगे बस, 3 चेन आइसोमर्स। आइसोमर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चेन आइसोमर बहुत सारे नहीं हो सकते, राइट ना। और अगर अपन एल्केन्स की बात करें तो आइसोमर्स फॉर एल्केन, मैंने चेन आइसोमर नहीं कहा, आइसोमर्स लिखा है, मतलब वर्ड को ध्यान देना। चेन आइसोमर पूछा है तो वर्ड रूट अलग अलग होना चाहिए, आइसोमर पूछा है तो नंबर्स होना चाहिए, जैसे ये सब आइसोमर्स होना चाहिए। अगर आइसोमर लिखूंगा तो मैं छोटा नंबर भी दूंगा, क्योंकि उसमें फिर मैं ज्यादा नंबर नहीं देने वाला कि बहुत सारे बन जाए, हम यही बनाते रहे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा आइसोमर के। तो आइसोमर जैसे एल्केन के लिए है ना, एल्केन के लिए है, तो अगर C3 होता है मतलब प्रोपेन होता है, तो एक ही आइसोमर होता है फॉर प्रोपेन। अपन को पता है, आप एल्केन मतलब CnH2n+2 ले रहे थे, मतलब यहां पर C3 है तो हाइड्रोजन आप 8 लिखोगे, उसका एक ही आइसोमर बनेगा। C4 है तो 2 आइसोमर बनेंगे, वो तो आपने यहां बना के दिखाए थे। C5 है तो 3 आइसोमर बनेंगे, C6 है तो 5 आइसोमर बनते हैं, C7 है तो टोटल आइसोमर विल बी 9, C8 है तो टोटल आइसोमर जो बनेगा दैट विल बी 18, और C अगर 9 है तो 35 बनता है, और C10 है तो 75 बनता है। इतना तो नहीं पूछने वाले अपन से कि ये कितने बनेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये एडवांस में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका। बताओ हेक्सेन के कितने आइसोमर होते हैं, हेक्सेन के कितने आइसोमर होते हैं, ये 4 से 5 बार रिपीट हो चुका। क्योंकि वही एक ऐसा नंबर है ना जिसमें स्टूडेंट बनाना चाहे तो जल्दी बन भी जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं मिलता अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये बहुत कम हो जाएंगे, फटाफट कोई भी बना देगा। तो आइसोमर्स मतलब जैसे अपन अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसके बहुत सारे आइसोमर्स, मतलब ये काफी बार रिपीट हो गया, तो अपन क्या करते हैं, एक बार बना के ही देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन ही देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14,
ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, बोले वो हेक्सेन हो गया, ये सी से अपन को पता है 5 बनेंगे, अपन कहेंगे बना के दिखाओ 5 कैसे बनेंगे, तो लो अपन कहेंगे एक तो अपन ऐसे बना देंगे, एक बन गया, दूसरा मैं ऐसे बना दूंगा, थर्ड में ऐसे बना दूंगा, इसको यहां लेके आऊंगा। अब देखना एक और बात है, तुम ये सीखना कि मैं कैसे बनाता हूं, क्योंकि मैं जैसे बनाऊंगा उसमें मिस होने के चांसेस कम होते हैं। मैंने पहले 6 मेंबर का चेन लिया, स्ट्रेट चेन, मैंने एक ही कार्बन का ब्रांचिंग किया। अब मैं उस 5 कार्बन के चेन में जितना मैक्सिमम बन सकता है वो पहले बनाऊंगा, जैसे ये है, फिर मैं एक और 5 कार्बन के चेन में बना सकता हूं, ये बन गया। इससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा 5 कार्बन के चेन में, क्योंकि अगर मैं इसको यहां लगाऊंगा तो ये इसके जैसे होगा, क्योंकि हम तो आईयूपैक नेमिंग से जानते हैं कि कंपाउंड क्या है। हाँ सर। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब मैं 4 कार्बन का चेन बनाऊंगा, क्योंकि 5 में इतने ही बन सकते हैं। 4 में मैं एक बार ऐसे बना सकता हूं, 4 में मैं एक बार ऐसे बना सकता हूं, 4 में मैं एक बार ऐसे बना सकता हूं, 4 में मैं एक बार ऐसे बना सकता हूं। अब दोनों को एक साथ इस पे लिखो या इस पे लिखो, एक ही बात है हमारे लिए, क्योंकि अपन तो नंबरिंग ऐसे करेंगे ना। 5 बन गए, ये 5 आइसोमर्स। सो अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर इज 5। और अगर आपने पूछा नंबर ऑफ चेन आइसोमर, तो कौन कर, क्योंकि ये हेक्स है, ये पेंट है, ये भी पेंट है, ये ब्यूट है, ये भी ब्यूट है, मुझे डिफरेंट वर्ड रूप चाहिए। समझ में आ गया? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, वो पोजिशनल भी हो सकता है, वो फंक्शनल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चेन आइसोमरिज्म का मतलब सिर्फ चेन, समझे? वो चेन आइसोमरिज्म। अब अपन को क्या करना होगा चेन आइसोमरिज्म में? अच्छा, अब कुछ साइक्लिक आइसोमरिज्म में भी होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स में, क्योंकि अपन ने साइक्लिक कंपाउंड्स भी पढ़े, तो अपन कहेंगे अच्छा सर अब साइक्लिक कंपाउंड में चेन आइसोमरिज्म कैसे शो करूंगा? तो उसके लिए अपन लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड के लिए, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो अच्छा, और एक और बात ध्यान रखना, आइसोमरिज्म अगर अपन पूछेंगे ना, आइसोमरिज्म, जब भी आइसोमरिज्म वर्ड यूज होगा ना, तो अपन को सिर्फ पूछेंगे पेयर ऑफ कंपाउंड में। आइसोमरिज्म का मतलब है फिनोमेना, ये और ये चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं या नहीं, ये और ये चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं या नहीं। चेन आइसोमर का मतलब होगा नंबर्स, जब आइसोमर पूछेंगे तो नंबर पूछेंगे, आइसोमरिज्म का मतलब सिर्फ फिनोमेना होता है, फिनोमेना ऑफ राइटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो 2 अलग अलग है, तो आइसोमरिज्म हो गया। तो आइसोमरिज्म सिर्फ पेयर में पूछते हैं, आइसोमर्स नंबर्स होता है डिफरेंट आइसोमर में। अब अपन कहेंगे, ऐसे लिख देंगे अपन, फॉर चेन आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर मुझे साइक्लिक कंपाउंड में चेन आइसोमरिज्म बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। Either the size of ring must be changed, और मतलब दोनों हैं तब भी चलेगा, दोनों में से एक तो कंपल्सरी, और द साइज ऑफ और द लेंथ ऑफ, क्योंकि साइज वहां प्रोड्यूस किया ना, लेंथ ऑफ साइड चेन मस्ट चेंज, साइड चेन मस्ट चेंज, मतलब साइड चेन का लेंथ चेंज होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दे लेता हूं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस यही होता है, आप एग्जांपल बता दो क्या बोल रहे हो।
क्योंकि कई बार मैं सेंटेंस तो बहुत अच्छा लिखूंगा, हाँ हाँ, लेकिन वो सेंटेंस इतना ज्यादा मतलब टू द पॉइंट होता है कि वो अपन पढ़ने के बाद ही समझ में आता है, हाँ यार बिल्कुल टू द पॉइंट ही तो लिखा है। एग्जाम्पल देख, अगर मेरे पास ऐसे लिखना है तो दिस एंड दिस इज अ चेन आइसोमर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, दिस शोज चेन आइसोमर। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है एंड दिस इज चेन आइसोमर। यहां पर मैंने रिंग से ही सेम रखा, लेकिन मैंने इसको मतलब यहां पर ये 1 2 3 होगा, यहां पर अपन लिखेंगे तो मैंने चेन लेंथ चेंज कर दिया क्योंकि मैंने आइसो बना दिया इसको, 3 कार्बन का चेन था, इधर 2 कार्बन का चेन हो गया। ये अपन ऐसे लिखेंगे अगर 1 2 3 तो 3 कार्बन का चेन है, लेकिन आपने पोजीशन चेंज कर दिया रिंग का, तो भी अपन बता देंगे, मतलब रिंग में ब्रांचिंग है तो भी चल जाएगा। और ब्रांचिंग टेक प्लेस, और ब्रांचिंग टेक प्लेस इन चेन। बोलो बोलो। तो नीचे नंबर ऑफ चेन आइसोमर 3 कैसे आया, बता सकते हो क्या वापस? देख, चेन आइसोमर के लिए वर्ड रूट अलग होना चाहिए। ये हिक्स था, ये पेंट था, ये पेंट था, ये ब्यूट था, और ये भी ब्यूट था। बताओ कितने वर्ड रूट अलग हैं? समझ गई ना? यस सर। तो अपन ने इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट कर सकते हैं, इसलिए वैसे लिखा था अपन ने। तो वी कैन राइट लाइक दैट। ओके, चलो ठीक है भाई। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना अपन को सारी चीजें कहीं लिखी हुई नहीं मिलने वाली, एक बात ध्यान रखना, ठीक है? अपन को कोई चीजें लिखी नहीं मिलने वाली कहीं, इसलिए जो भी पूछना है आपको यही पूछना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, अपन को जो भी पूछना है वो यही पूछना है और यही होगा जो भी करोगे आप। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, है? अगर ये होता तो भी मैं इसको चेन आइसोमर कर देते, मतलब दिस एंड दिस इज चेन आइसोमरिज्म, दिस एंड दिस इज चेन आइसोमरिज्म, दिस एंड दिस इज चेन आइसोमरिज्म। मैंने चेन को इधर लेके आ गया, सो दैट इज आल्सो चेन आइसोमरिज्म। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि दैट इज अ चेन आइसोमरिज्म। ये था अपना चेन आइसोमरिज्म, ठीक है? मुझे लगता है अपन को चेन आइसोमरिज्म समझ में आ गया। अब अपन मतलब चेन आइसोमरिज्म के बाद पढ़ सकते हैं, पहले फंक्शनल आइसोमरिज्म देख लेते हैं, ताकि पोजिशनल आइसोमरिज्म थोड़ा टाइम लगेगा अपन को। तो अपन फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म, so the isomers must have different functional groups. The isomers must have different functional group. अब अपन को पता है कि थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ, मतलब अपन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेना है। जैसे एग्जांपल अपन क्या करेंगे, थोड़े से एग्जांपल बताऊंगा। कैसे? मान लो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड को, अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऐसे होगा, अपन को पता RC डबल बॉन्ड OH, तो अपन को इसको कन्वर्ट कर देंगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में, तो अपन कहेंगे ऐसा और किस में होता है, तो अपन कहेंगे एस्टर में, कन्वर्ट कर दो एस्टर में। तो अपन इसको ऐसे बना देंगे, एस्टर बना देंगे। R कितना भी बड़ा ग्रुप हो सकता है ना, एल्काइल ग्रुप है। अगर मान लो मेरे पास एल्डिहाइड है तो मैं कीटोन्स बना दूंगा, और कीटोन है तो एल्डिहाइड बना दूंगा। अल्कोहल है तो मैं ईथर तो बना ही सकता हूं, और ईथर है तो अल्कोहल बना दूंगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अल्कोहल है तो मैं एल्डिहाइड नहीं बना सकता, बना सकता हूं, लेकिन एल्डिहाइड में एक डी चाहिए होता है, वो मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल में कि अपन कैसे बता सकते हैं। अगर अपने पास साइनाइड है तो मैं एक्सोसाइनाइड बना दूंगा, तो आइसोसाइनाइड बना दूंगा। अगर मेरे पास राइट ना अमाइंस है तो अपन
बाकी अपन लिखेंगे कैसे। अब देख मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऐसे, फंक्शनल आइसोमर मेरे पास ऐसे होता है, ऐसे। तो ये तो एस्टर है, हम सबको पता है। मैं इसको ऐसे बना दूं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2 ऑप्शन, इसमें एक अनसैचुरेशन है, इसमें भी एक अनसैचुरेशन, इसमें हाइड्रोजन जितने हैं उतने उसमें भी हाइड्रोजन होता है आइसोमर्स। और ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज आइसोमर्स। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं एस्टर को या कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरा कुछ नहीं बना सकता, बना सकता हूं, मेरी मर्जी में ऐसे बनाऊंगा। देख भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 OH लिख लेता हूं। एक ऑप्शन बचा हुआ है, मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई, एक और हुआ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, लेकिन ये अल्कोहल है। इसलिए मैं कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एल्डिहाइड को अल्कोहल नहीं बना सकता, मैं इसको अल्कोहल नहीं बना सकता, बना सकते हो, लेकिन अपन को एक अंदाजा आ गया कि भाई एस्टर होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो फटाफट बना ही सकता है, बाकी बना सकता है। थोड़ा सा आइडिया बस। अपन कहेंगे ठीक है, मतलब मैं फंक्शनल आइसोमरिज्म कुछ भी बना सकता हूं। हाँ, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो अपन ने पढ़ा था। भाई ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा फंक्शनल ग्रुप ही नहीं, चलो कुछ भी बना। फंक्शनल आइसोमरिज्म में एक फंक्शनल ग्रुप बनना चाहिए। अब जैसे एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है, तो अपन ने कहा देख, अगर मेरे पास ऐसे ही CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है प्रोपेनॉल, एंड दिस इज, मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कीटोन्स। दिस इज प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, जिसको अपन एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन प्रोपेनॉन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, और ये अल्कोहल। लो मैंने अनसैचुरेशन वही रखा, 1 डिग्री अनसैचुरेशन तीनों में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका एक जैसा है, और तीनों के फंक्शन भी अलग है। इसका मतलब ये है सर कि आपने ये मुझे जो बताए हैं, ये सिर्फ एक आइडिया दिया है कि दिस पेयर इज आइसो, दिस पेयर शोज आइसोमेरिज्म। आपने ये नहीं बताया कि इसका आइसोमर सिर्फ यही बन सकता है या इसका सिर्फ यही बन सकता है, कितने भी बन सकते हैं। यस, दैट इज व्हाट आई सेड। तो फिर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फिर तो बहुत सारे बन सकते होंगे, बन सकते हैं। तो अपन कहेंगे बना के दिखाओ। एक क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, नंबर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस बार मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मेरे पास ऐसे ये, तो अपन कहेंगे ठीक है सर, आंसर लिखता हूं, DU इज इक्वल टू 1। भाई DU का यही तो फायदा है, मुझे ये पता चल गया कि इसमें एक DU है। अब एक DU से मुझे पता है कि अगर मुझे डबल बॉन्ड बनाना है तो DU मुझे 1 चाहिए, C डबल बॉन्ड, और उसमें एक ऑप्शन दे रखा है। चलो बनाता हूं। एक तो मैं उससे एल्डिहाइड बना दूंगा, और एल्डिहाइड बनेगा तो कीटोन तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैं इससे कीटोन भी बनाऊंगा, ये कीटोन भी बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना नहीं सकता, उसमें 2 ऑप्शन चाहिए।
मैं अल्कोहल भी बना सकता हूं। फ्लोरीन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ये एल्डिहाइड है, दैट इज ब्यूटेनॉल टू ब्यूटानोन कीटोन है। दिस इज ब्यूट टू इन वन ऑल अल्कोहल। ईथर भी बना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2O CH बना सकते इज एन ईथर। नाम लिखना है तो बनाओ 1 2 3 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रॉप टू ईन, और 1 मिथॉक्सी क्यों लिखो, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। सो 3 मिथॉक्सी प्रॉप 1 ईन इज द अल्जेब्रिक नेम, करेक्ट अल्जेब्रिक नेम, बट इट इज ईथर, डिफरेंट फंक्शन। और एक ईथर और साइक्लिक ईथर, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब ईथर्स एंड साइक्लिक ईथर्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो मैं साइक्लिक ईथर के लिए इपॉक्साइड बना देता हूं। ईथर्स एंड साइक्लिक ईथर इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक DU है, साइक्लिक रिंग बनाया ना, तो इसमें एक DU है। इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ईथर एंड साइक्लिक ईथर इज डिफरेंट फंक्शन। Ether and cyclic ether are different functions. So, like this we are able to write. अब एक छोटा सा पार्ट लिख लेते हैं कि गलती कहां करेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म में। जहां गलती करेंगे उस पार्ट को लिख लेते हैं। बाकी फंक्शनल आइसोमरिज्म में आप कहीं गलती नहीं करोगे, यहां नहीं करने वाले। नंबर्स में तो अपन को पता है कैसे लिखना है, मैं एक आध क्वेश्चन करके देख लेंगे। और इससे अब बड़े क्वेश्चन वो देते भी नहीं है। बड़े क्वेश्चन इसलिए नहीं कि स्टूडेंट भाई बैठ के यही सब थोड़ी बनाता रहेगा, वो ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें ज्यादा ना बने, इंटीजर टाइप बने और फटाफट उससे सॉल्व हो जाए। अब भी सॉल्व करेंगे। मैं एक नोट लिख रहा हूं फंक्शनल आइसोमरिज्म के लिए। एक पॉइंट, फिनॉल एंड अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स, are functional isomers। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे आप ऐसे दोगे, अगर इससे डायरेक्टली वो अटैच होता है तो उसको अपन कहते हैं फिनॉल। एक CH3 लगा लेते हैं कहीं भी किसी भी पोजीशन पे, तो ये फिर भी फिनॉल होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे, और अगर OH डायरेक्टली अटैच नहीं है, अगर OH बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इट इज नॉट फिनॉल। अगर OH बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो वो फिनॉल नहीं होता। फिनॉल तभी होता है जब OH डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, तो अपन इसको कहेंगे अल्कोहल। दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। Phenol and alcohols are functional isomers. ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल तब होता जब ये OH डायरेक्टली अटैच होता है। इसका ये आइसोमर तो हो सकता है, दिस एंड दिस इज आइसोमर बट नॉट फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों आइसोमर तो हैं लेकिन फंक्शनल आइसोमर नहीं है, क्योंकि ये भी फिनॉल है वो भी फिनॉल है। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं क्योंकि ये फिनॉल है और वो अल्कोहल हो जाएगा। मतलब OH अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो फिनॉल है, और इनडायरेक्टली अटैच्ड है, बीच में एक कार्बन है, तो वो फिनॉल नहीं, वो अल्कोहल है। एंड फिनॉल एंड अल्कोहल आर फंक्शनल। दूसरा, among amines 1 degree, 2 degree and 3 degree amines।
अमंग अमाइंस। अब 1 डिग्री को अपन प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी। 2 डिग्री को अपन सेकेंडरी बोलते हैं, और 3 डिग्री को अपन टर्शियरी बोलते हैं। They are functional isomers. They are functional isomers. मतलब जो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस हैं, they are functional isomers. वो functional isomers हैं। मैं एक बार लिख लेता हूं, जैसे मान लो अपन को गिवन है ये अमाइन। अमाइन अपन का मतलब पता है क्या होता है? अमाइन मीन्स नाइट्रोजन एसिड। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CH2 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 NH2, कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, C4H12N ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? दिस इज, अब मैंने आपको क्लास में बताया व्हाट इज 1 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो प्राइमरी या 1 डिग्री अमाइन होता है, ये 1 डिग्री अमाइन होता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है और 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो फिर वो 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन होता है, सेकेंडरी अमाइन। और अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो दैट इज 3 डिग्री और टर्शियरी अमाइंस। टर्शियरी और 3 डिग्री अमाइंस, ये तीनों ही आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। मतलब दिस एंड दिस दे आर फंक्शनल ग्रुप्स। इन दोनों के अलावा कहीं गलती नहीं करते, फंक्शनल। बाकी तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कुछ भी लिख दो, अपन को पता है दे विल बी द फंक्शनल आइसोमर्स। लेकिन गलती अपन यही करते हैं, एक तो अपन को फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल, वो उसका नाम ही बेंजाइल अल्कोहल है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है ना, ये वाला बेंजाइल ग्रुप होता है। देयर इज अ बेंजाइल अल्कोहल, देयर इज अ फिनॉल। तो आई एम नॉट टेलिंग कि बस एक ही कार्बन होगा, वो कुछ भी लिखो आप। मुझे ये पता है कि अगर एक कंपाउंड में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH अटैच्ड है, दूसरे में नहीं है, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। That is about the functional isomers. सर ब्रेक होगा क्या? ले लेना चाहिए यार। कितने, क्यों टाइम कितना हो गया क्या? देख लो एक बार। 1.5 घंटा बाकी। ओह 7 o'clock हो गया, चलेगा। तो अपन एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं यार थोड़ा सा, है ना, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। इसको मैं रुक जाते हैं, अपन ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर अपन आइसोमरिज्म कंटिन्यू करेंगे। पोजिशनल और मेटामरिज्म बचा हुआ है तो अपन करेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि फिर अपन वो स्कूल वाला किसी का एग्जाम भी था तो अपन उसको भी कोशिश करेंगे कि अपन मैक्सिमम कर लें, ताकि वो स्कूल में तो ये भी आ रहा होगा, वो ठीक ठाक कर लेगा। चलो ठीक है, फिर अपन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक फॉर 15 मिनट्स ले लेते हैं। 7 हो रहा है, 7:15 पे मिलते हैं। ओके 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 सर। ओके। तो थर्ड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, दैट इज पोजिशनल आइसोमरिज्म। ठीक है ना, अपन पोजिशनल आइसोमरिज्म की बात करेंगे। अब पोजिशनल आइसोमरिज्म में क्या होता है? द वर्ड रूट इज सेम है हमेशा, द वर्ड रूट रिमेन्स सेम, रूट रिमेन्स सेम। मतलब जितने भी आइसोमर आप लिखोगे ना पोजिशनल आइसोमर, सब में वर्ड रूट को सेम होना चाहिए। बट द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मतलब या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन या फिर सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट will change.
अब अगर वर्ड रूट अपन को सेम रखना है ना, तो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा कि वर्ड रूट क्या चाहिए आपको, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो गिवन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सो जनरली वी आर गिवन द वर्ड रूट इन द क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होगा ना, वी आर गिवन द वर्ड रूट इन क्वेश्चन। तो अपन को क्वेश्चन में वर्ड रूट गिवन होता है कि कौन से वर्ड रूट के मतलब आपको बनाने हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स। सो पोजिशनल आइसोमर ऑफ, ऐसे एग्जांपल लिया अपन ने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स है। अपन पोजिशनल आइसोमर कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट कंपाउंड। कैलकुलेट द पोजिशनल आइसोमर ऑफ अब देखते हैं अपन, ऐसे एक दो ऐसे एग्जांपल लिखते हैं, फिर चेक करेंगे। सपोज अपन को एक गिवन है, प्रोपाइल क्लोराइड। तो अपन कहेंगे देखो, प्रोपाइल क्लोराइड का मतलब तो ये है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दो पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं। भाई प्रोपाइल ग्रुप तो ये होता है, प्रोपाइल ग्रुप, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। अब क्लोराइड कहां लगाना है, इस पे या इस पे। तो अपन कहेंगे देखो, एक बार इस पे लगाते हैं, एक बार इस पे लगाते हैं, एक बार इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, एक ही बात। तो दो आइसोमर बने। अच्छा, अगर मुझे ऐसे गिवन होता, मान लो ब्यूटेनॉल, तो अपन कहेंगे ब्यूटेनॉल का मतलब हो गया कि 1 2 3 4। तो अपन कहेंगे एक बार यहां लिख लेता हूं और एक बार यहां लिख लेता हूं। भाई आपने नंबर थोड़ी दिया, किस नंबर पे। हाँ, तो नंबर अलग अलग होगा तभी तो पोजिशनल आइसोमर बताऊंगा। ये 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल, ये 1 प्रोपाइल क्लोराइड, ये 2 प्रोपाइल क्लोराइड। हाँ, तो वही तो है, वर्ड रूट इज सेम बट द पोजीशन ऑफ substituent or the functional group changes. This is 2 butanol. तो अपन कहेंगे सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, इसको ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे बना लो। तो अपन कहेंगे इसके लिए आपको आइसोब्यूटेनॉल लिखना जरूरी है, वरना मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 मिथाइल प्रोपेन वाला, तो ब्यूटेनॉल है, तो आपको देना पड़ेगा आइसोब्यूटेनॉल। तो मैं यहां पर लिखता हूं आइसोब्यूटेनॉल। अब आइसोब्यूटेनॉल में आइसोब्यूटेन तो ऐसे वर्ड होता है, यहां OH लिखता हूं, तो ये 3 हो गया, यहां OH लिखूंगा तो अपन कहेंगे ये 2 ब्यूटेनॉल आ जाएगा। तो ये 1 आइसोब्यूटेनॉल, ये 2 आइसोब्यूटेनॉल। तो अपन कहेंगे ऐसे लिख लो सर, क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ऐसे नंबर करूंगा, दिस इज अगेन 1 आइसोब्यूटेनॉल। तो फिर ये दोनों तो सेम होंगे। भाई OH को यहां लिखो, यहां लिखो या फिर यहां लिखो, तीनों ही केस में आइए पर नंबरिंग इज सेम। OH को आप यहां लिखो या यहां लिखो, तीनों। भाई अगर अपन ऐसे लिखते तब भी तो आइए पे सेम नंबरिंग सेम होता। मैं यहां लिख लेता हूं, तो ऐसे नंबर करता हूं, तो फिर 2 ही बने बस, ये वाला और ये वाला। अब अपन पता कैसे पता करेंगे, अपन कहेंगे सर वो तो वैसे ही मुझे पता है, ये सिमेट्रिक है, इससे और इससे।
तो इनमें से कहीं भी लिखो आईयूपैक सेम ही होना चाहिए। इस पे लिखोगे तो डिफरेंट, हाँ तो वही दो ही तो बन रहे थे इसलिए। भाई यहां लिखोगे तो यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा, वहां लिखोगे तो वहां से नंबरिंग शुरू करूंगा, यहां वॉच लिखोगे तो यहीं से नंबरिंग शुरू करूंगा। हम तो डिफरेंट आईयूपैक नेम से जानते हैं, ये तो सेम था। अब अगर इनको ऐसे लिखना है, अपन कहेंगे आइसोपेंटेनॉल, तो पहले अपन कहेंगे आइसोपेंटेन बनाओ, जैसे आइसोब्यूटेन बनाया था। ये नॉर्मल ब्यूटेन था क्योंकि ब्यूटेनॉल लिखा तो मैंने ऐसे लिखा। अब आइसोपेंटेनॉल का मतलब ऐसे होगा। चलो बनाते हैं। एक बार आइसोपेंटेन ऐसे बनाया, इधर हुआ चेक। एक बार आइसोपेंटेन मैंने ऐसे बनाया, इधर OH लिख लिया। एक बार आइसोपेंटेन मैंने ऐसे बनाया और इधर OH लिख लिया, अलग है। इधर एक बार आइसोपेंटेन बनाया और इधर OH लिख लिया। अब अपन कहेंगे सर मैंने एक बार ऐसे भी बनाया और इधर OH लिख लिया, मैंने सभी पांचों कार्बन एटम पे एक बार OH लिख के देख लिया। अब कितने बनेंगे पोजिशनल आइसोमर, मैंने सभी में आइसोपेंटेन वर्ड रूट रखा, मैंने किसी में भी वर्ड रूट चेंज नहीं किया। ये वाला वर्ड रूट मैंने सभी में वही रखा, वर्ड रूट मैंने किसी में भी चेंज नहीं किया। वर्ड रूट अपन ने कहीं भी चेंज नहीं किया, वही तो पोजिशनल आइसोमरिज्म है। मैंने कहीं भी वर्ड रूट चेंज नहीं किया, जहां भी आपने कहा था वैसे बना दिया। लेकिन नंबरिंग तो मैं OH के हिसाब से करूंगा। अब देखना है ये 1 2 3 4 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अब मिथाइल अलग अलग हो गए ना, आईयूपैक सी डिफरेंट। इसमें 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, जबकि ये था 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, अलग अलग हो गया आईयूपैक। इसका नाम 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, ये 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये वाला 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये वाला 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, और ये वाला 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल। ये बना बस, देख लो आप, आईयूपैक नेम भी चेक कर लो। सबको पता है ये दोनों आईयूपैक नेम सेम है। अगर वो दोनों सेम है वो सेम आइसोमर भी है, वो दोनों सेम है तो वो सेम आइसोमर भी है। तो अपन इन दोनों में से किसी एक को काउंट करेंगे। आंसर इज 4। ऐसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 बन गए। तो वर्ड रूट अपन को सेम रखना है, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। पोजिशनल आइसोमरिज्म इवन वी कैन राइट लाइक दिस, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं। अपन को गिवन है, सपोज करते हैं
अब जैसे अपन ने आइसोपेंटेनॉल लिखा, नॉर्मल पेंटेनॉल लिख लेते हैं, एन पेंटेनॉल। अब पेंटेनॉल में तो 5 कार्बन एटम लिखोगे। थोड़ा सा सिमेट्री देखने की कोशिश करो कि इधर लिखोगे एक ही बात है। यहां OH लिखोगे, यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा, वहां OH लिखोगे, वहां से नंबरिंग शुरू करूंगा। यहां पर लिखो या यहां पर लिखो एक ही बात है, यहां पर लिखो या यहां पर लिखो एक ही बात होगी। यहां लिखोगे तो यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा, वहां लिखोगे तो वहां से नंबरिंग, और यहां लिखोगे तो अलग बात। मतलब 3 बनेंगे। मैंने ये 1 1 इसलिए लिखा क्योंकि वहां दोनों में से कहीं भी लिखो IUPAC विल बी सेम, तो एक ही बनेगा वहां से। दूसरा अपन यहां से बना सकते हैं, इन दोनों में से कहीं भी एक लगा दो, और थर्ड अपन यहां से बना सकते हैं, मतलब 3 बनेंगे। ये कैसे बना देते हैं? ये कैसे बना, और ये कैसे बना देते? ये लो भाई 3 बन। इसके अलावा कुछ भी बनाओगे एन पेंटेनॉल में वो रिपीट होगा। आंसर इज 3। आंसर इज 3। अब कभी कभी वो क्या करेंगे कि जैसे उनको अल्कोहल लिखाना अपन से, तो अपन से ऐसे पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन दे दिया, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो आइसोहेक्सेन। अब आइसोहेक्सेन में अपन क्या करेंगे, आइसोपेंटेनॉल, अब ऐसे करो, वो इसको एक्सप्लेन करने की बात कर रही है कि आइसोपेंटेनॉल को आप एक बार और एक्सप्लेन करो। दिस इज आइसोपेंटेन। यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, यहां लिखो या यहां लिखो, IUPAC इज सेम। देखो मैंने यही किया, यहां पर लिखा तो ये वाला आया 3 मिथाइल 1 पेंटेनॉल। मैंने यहां पर OH लिखा तो दूसरा आया, उसका नाम था 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। इधर आइसोपेंटेन बना है ना। 1 पे लिखा तो 1 आइसोपेंटेनॉल हो गया, 2 पे लिखा तो 2 आइसोपेंटेनॉल हो गया, 3 पे लिखा तो 3 आइसोपेंटेनॉल हो गया, 4 पे लिखा तो 4 आइसोपेंटेनॉल हो गया। इन दोनों में से कहीं भी लिखो, इट विल बी 4 आइसोपेंटेनॉल। भाई इधर लिखो या इधर लिखो, IUPAC नेम इज सेम। देखो आप OH यहां लिखो, तो मैं इसको 1 2 3 4 करूं, आप OH वहां लिखो, तो IUPAC नंबरिंग फिर वहां से शुरू होगा ना। ये लो, ये 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, ये भी 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, तो वो तो सेम है। इसलिए तो मैंने कहा इन दोनों में से कहीं भी लिखो, IUPAC नेम विल बी सेम। तो मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि भाई अपन कैसे ना एक बार ये देख लेंगे कि सिमेट्री दिख जाए कहीं से अपन को। जैसे ये दोनों ही 3 डिग्री कार्बन से अटैच थे, लेकिन ये वाला टर्मिनल वाला 2 डिग्री से अटैच था, मतलब ये अलग है इन दोनों से। तो थोड़ा सा सिमेट्री देखने की बात कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा एक ऐसे कंपाउंड लेते हैं जहां आपको मैं ऐसे देख के बताने की कोशिश करता हूं कि आप देख के कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि कितने आने चाहिए। तो वो अपन अंदाजा वाला पार्ट में एक थोड़ा सा इजी लेके फिर आपको कैलकुलेट करने की बात करता है। तो मैंने आपसे कहा मोनोक्लोरो आइसोहेक्सेन, तो आप क्या करोगे, सर आइसोहेक्सेन ऐसे लिख लेता हूं, ये हो गया। थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया अभी अभी कि ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों में से कहीं भी लिखो IUPAC विल बी सेम। तो एक यहां से बनाता हूं, एक यहां से बनाता हूं, एक यहां से बनाता हूं, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, कहीं से भी लिखो IUPAC विल बी सेम, मतलब आंसर मेरा 5 है।
यहाँ एक बार OH लिखूंगा तो अलग नाम आएगा, यहाँ OH लिखूंगा तो अलग नाम होगा, यहाँ लिखूंगा तो अलग, यहाँ लिखो अलग, यहाँ और यहाँ दोनों में से कहीं भी लिखो IUPAC नेमस सेम, तो यहाँ पर आंसर अपना 5 आ जाएगा। तो इसके मोनोक्लोरो कंपाउंड 5 आने वाले हैं। अब मेरे पास ऐसे कंपाउंड मोनोक्लोरो कंपाउंड, मैं एक तो लिखा मैंने ऑफ आइसोहेक्सेन, ये ए था मेरा आइसोहेक्सेन है, आइसोहेक्सेन के लिए मैंने 5 लिखे। मैं दूसरा कंपाउंड ले लेता हूं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अपन सबको पता है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसे होता है। दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये मिथाइल हो गया। अपन कहेंगे सर मुझे इसमें ना सिमेट्री दिख रही है, कैसे? इधर लिखो या इधर लिखो, IUPAC सेम होना चाहिए। देखो कैसे बनाते हैं, पहले तो अपन नंबर बना लेते हैं, एक बार यहां लिख लेता हूं, इसी पे CL लगा देता हूं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो एक बार CL इसी पे लगा लेता हूं। एक बार मैं, अब जहां CL लगाओगे वहां हाइड्रोजन होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि वहां हाइड्रोजन नहीं है। एक बार यहां लगा लेता है, एक बार यहां लगा लेता है, एक बार यहां लगा लेता है, और एक बार यहां लगा लेता है। अपन कहेंगे सर ये वाला, अगर मैंने यहां से देखो, अब मैं नंबर बना रहा हूं ना, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 बना। अब अपन कहेंगे सर इस तरफ नहीं लगाया आपने, तो लगा के देख लेते हैं। लो लगा, ऐसे ही आपने इस तरफ नहीं लगाया इधर वाला, तो लगा देते हैं। ये लो लगा दिया, ये CL होना चाहिए, इस तरफ भी लगा देते हैं। अब तुम एक बार देखो, जरा सिमेट्री चेक करो, तो अपन को पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अपन सिमेट्री देख रहे हैं। इन दोनों में IUPAC नेमस सेम, इन दोनों में IUPAC नेमस सेम। भाई दोनों में लोएस्ट सम करोगे तो 1+3 आएगा, इधर भी 1+3 आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं नंबर। तो मैंने क्लोरो से नंबरिंग की, फिर मिथाइल ऐसे नंबरिंग की। इधर भी नंबरिंग करूंगा तो इसका और इसका IUPAC नेमस सेम, इनका सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग होगा। ये दोनों सेम है, तो अपन कहते हैं सर ठीक है ना, अपन को तो दिख ही रहता है कि ये मॉलिक्यूल में इधर और इधर सिमेट्री है। मतलब इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है। वो अभी अपन ने इधर देखा, आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। मैंने कंपाउंड देखा, उसमें सिमेट्री थी, तो मैंने उसको नंबर ऐसे लिखना शुरू किया कि यार इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं, CL इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है। पिरामिड सिमेट्री, पोजिशनल आइसोमरिज्म। अब कुछ तुम कैलकुलेट करके बताओ, मान लो मुझे ऐसे ही, मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ मोनोक्लोरो कंपाउंड बताने ना, इसमें तुम कैलकुलेट करके बताओ। थोड़ा सा सिमेट्रिक रख रहा हूं ताकि नंबर्स कम रहे। इनमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो कंपाउंड बताने, किसमें कितने बने।
किसमें कितने बनेंगे वो बताना है। बस अब देखते हैं आराम से। तो अपना मोनोक्लोरो कंपाउंड्स वाला पार्ट, हाउ टू राइट, मतलब वर्ड रूट अगर फिक्स है तो कैसे अलग अलग नंबर लिखते हैं वो अपन को एक बार आइडिया आ जाएगा। गिव यू सम टाइम, फिर अपन मेटामेरिज्म पढ़ेंगे। शुरू करिए। चल भाई, इसमें इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है। कितने बने? 6। कितने बने? 6 बने। सर 4। हाँ 3। ये बेटा सिमेट्रिक था ना, देख मैंने कहा था ना मैं सिमेट्री दूंगा, देखना
CH3 जिस कार्बन से अटैच है ना उसके इधर लिखो। हाँ तो इधर लिख दो, इधर लिख दो, इधर लिख दो, इधर लिख दो, सब एक ही बात ही तो है भाई, क्योंकि जिस कार्बन से CH3 है वो इधर वाला कार्बन, तो हाँ तो इससे भी तो CH3 था, एक ही बात है, तो तीन ही बने इसमें। ओके सर, दो साइड पे सिमेट्री है। अगर किसी को डाउट होगा तो भाई बता देना कि हमको डाउट है, आप बताओ। सर ये वाला समझा नहीं। ठीक है, अच्छा देख, मतलब तीन सिमेट्री को काउंट करके बोल रहे हो ना? तीनों इसलिए लिखे ना कि उन तीनों में से कहीं भी लिखो। आयुर्वेद ने सेम, चल मैं तीनों बना के दिखाता हूँ, देखना कोई बात नहीं, मतलब एक बार अगर सीख गए ना तो ये बस अपन को ऐसे लगेंगे कि एग्जाम में फ्री के मार्क्स मिलते ही अपन को। मैं उसमें था क्या, थोड़ा सा ऑब्जर्व भी तो करना होता है। देख ऐसे लिख या ऐसे लिख, ये मेरा 1 था, ये मेरा 1 था, दोनों एक ही बात तो है ना। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। अब आपने कहा ऐसे लिखो, अपन ये थोड़ी कहेंगे कि सर ऐसे भी लिखूंगा मैं, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये तो एक ही बात है ना, दोनों सेम ही तो है। अब 3 वाले की बात करते हैं। देख ऐसे लिख या ऐसे लिख, एक ही बात है। फिर अपन कहेंगे अच्छा ऐसा अलग होगा क्या, या ऐसा, ये तो सब एक ही है ना। देखना सबका आयुर्वेद नेम सेम है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 लोएस्ट सम रूल, इसमें 1 2 3 4 5 6 लोएस्ट सम रूल, इसमें 1 2 3 4 5 6, मैंने सभी में लोएस्ट सम रूल फॉलो किया। तो हमारे लिए आयुर्वेद नेम होता है, अगर आयुर्वेद नेम डिफरेंट है तो डिफरेंट है, सेम है तो सेम है। बोलो। यस सर, अंडरस्टूड। अब किसी को डाउट है तो बोल सकता है, तो मैं उसको वापस बता दूंगा। मेरे ख्याल से समझ में आया बच्चे को, राइट। चलो अच्छा दूसरा देखते हैं। इसमें अपन कहेंगे सर ये भी सिमेट्रिक दिख रहा है मुझे बिल्कुल, तो इधर से भी सिमेट्रिक, इधर से भी सिमेट्रिक और इधर से भी सिमेट्रिक, ये तो सारे ही सिमेट्रिक है। तो चल अच्छा एक इधर से लिखता है, तो ये सब हो गए, कहीं भी लिख दो। तो फिर सर मैं 2 ऐसे लिखूंगा, कहीं भी लिख दो, और 3 ऐसे लिखूंगा, कहीं भी लिख दो, तो इसमें भी 3 ही बने। तुम बोलो तो बना के दिखा देता। नहीं सर समझ आया। समझा सर। चलो बेटा फिर देखो आगे, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 4, बोलोगे तो लिख दो। इधर 1, इधर 2, बेंजीन में इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अब इधर है तो इधर से 3, इधर से 4, इधर से 5, इधर से 3, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है। इसमें इनमें से कहीं भी लिखो एक ही बात है। इधर लिख नहीं सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, वही रीजन तो यहां था। इधर हाइड्रोजन है ही नहीं तो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, इधर भी हाइड्रोजन है ही नहीं तो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, जहां हाइड्रोजन नहीं हुआ थोड़ी सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटा के सीएल लगाना। लो भाई इसके 3, इसके 5, इसके 4। अगर कोई पार्ट बताना है तो मुझे बता दो, मैं बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। This is about the monochloride compounds. Now we can discuss the metamerism. अब एक बार अपन मेटामेरिज्म की बात कर लेते हैं, है ना। तो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगा। फिर अपन नंबर ऑफ आइसोमर्स आप जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर एनी कंपाउंड,
वो अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन अपन नेक्स्ट टाइम काफी प्रैक्टिस भी करेंगे अपन, और उसके बाद फिर अपन स्कूल के लिए जैसे थोड़ा सा अपन एनसीईआरटी से रिलेटेड और मेंस से रिलेटेड थोड़ा सा अपन मेंस लेवल का पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर अपन उसके बाद नेक्स्ट राउंड में एडवांस लेवल के लिए फिर वापस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ लेते हैं। अब अपन एक बार मेटामेरिज्म देख लेते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है? द फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा? विल राइट दैट। सो टू शो मेटामेरिज्म, अब पहले तो अपन कंडीशन लिख रहे हैं, तो अपन मेटामेरिज्म नहीं लिख रहे। टू शो मेटामेरिज्म क्या क्या होना चाहिए? टू शो मेटामेरिज्म there must be carbon atoms on both sides of functional group. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड NHR, that is amide, RC डबल बॉन्ड अपन NH लिख लेते हैं, NHR 2 डिग्री माइनस, लाइक दैट। मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना कंपल्सरी है। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना कंपल्सरी। ठीक है भाई, मतलब ये वो ग्रुप्स हैं जो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। द एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम है ना, द एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो नहीं, अगर 12th क्लास है तो ऑनलाइन, ऑनलाइन ही लगा दो। तो अपन कहेंगे द एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शन और फंक्शनल ग्रुप is called मेटामेरिज्म। मतलब अगर अपन कार्बन के दोनों तरफ से अगर अपन फंक्शनल ग्रुप को एक्सचेंज करेंगे तो अपन कहेंगे उसको मेटामेरिज्म। एग्जांपल सपोज अपने पास ऐसे गिवन है CH3 CH2 CH2O CH2 ऐसे दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, और इसमें अगर मैं ऐसे लिखता हूं CH3 CH2O CH2 CH3, then this is मेटामेरिज्म। इस तरफ 3 कार्बन एटम थे और इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन एटम है और इधर भी 2 कार्बन एटम। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है देन इट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इधर इसमें जितने जितने कार्बन एटम है अगर उधर अलग है तो फिर विल से दैट इट इज मेटामेरिज्म। द एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम, इधर से उधर लेके गया फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम, तो इसको अपन कहते हैं मेटामेरिज्म। तो अगर अपन कहेंगे सर मैं ऐसे बना लूं तो मैं ऐसे बना लेता हूं, तो अपन कहेंगे देखो इसमें अगर अपन चेक करेंगे
तो इधर 3 कार्बन एटम है, इधर 1 कार्बन एटम है। तो इन दोनों में मेटामेरिज्म तो नहीं है, नो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म तो नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम दोनों में। इन दोनों में बोल सकता हूं क्या मैं मेटामेरिज्म, तो इसमें कहेंगे अपन यस देयर इज मेटामेरिज्म। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेटामेरिज्म में स्ट्रेट चेन ही बना सकते हैं, पर ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। भाई ब्रांचिंग था, 3 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन 2 कार्बन, दे आर मेटामेरिज्म। ये दोनों भी मेटामेरिज्म शो होते हैं। हाँ वो तो होंगे, एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम। मेटामेरिज्म there is no metamerism in this, but they are metamers, but they can be, they are metamers, isomers है? but they are isomers। isomers क्यों? क्योंकि इधर और इधर IUPAC नेम इज डिफरेंट। तो फिर मेटामर्स क्यों लिख रहे हो, आइसोमर लिखो। तो अपन कहेंगे देखो दे आर आइसोमर्स, लेकिन ऐसे आइसोमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम है ना, तो उस टाइम के आइसोमर को अपन मेटामर बोल सकते हैं, दे आर मेटामर्स। दे आर आइसोमर्स, लेकिन सिंस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है ना, तो उस टाइप के आइसोमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है उनको अपन मेटामर बोल सकते हैं। इसलिए मैं इनको मेटामर बोल, मैं ये नहीं कर रहा मेटामर, मेटामरिज्म इज अ फिनोमेना। मैं बार बार आपसे बोल रहा था आइसोमरिज्म इज अ फिनोमेना। फिनोमेना ऑफ व्हाट? मेटामरिज्म इज एक्सचेंज ऑफ कार्बन इज आइसोमरिज्म, एक्सचेंज ऑफ कार्बन इज आइसोमरिज्म, एक्सचेंज ऑफ कार्बन इज आइसोमरिज्म, लिखा मेटामरिज्म। But there is no exchange of carbon in this, no? So I'm not telling you they are metamerism. They are metamers because फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, तो कार्बन एक्सचेंज तो नहीं हुआ इसमें। So I'm not telling it is metamerism, I'm telling it is metamers, क्योंकि अगर दोनों तरफ कार्बन है तो अपन उनको मेटामर्स बोल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो मेरे पास ऐसा है, और मैं इसको लिखूंगा दैट इज 2 ब्यूटेनॉल। और मैं इस ब्यूटेनॉल में इसके पोजीशन को शिफ्ट करूंगा डबल बॉन्ड के, मतलब एक कार्बन उधर लेके जाता हूं। तो मैं ऐसे बना लेता हूं, then this is 3 ब्यूटेनॉल। मैं उस तरफ नहीं ले जा सकता वरना एल्डिहाइड बन जाएगा, then it will be a functional isomers। एल्डिहाइड होगा तो फंक्शनल आइसोमर। से दैट सर इधर देखो 3 कार्बन एटम है और इधर देखो 1 कार्बन एटम है, कार्बन एटम्स। और इसमें इधर देखो आप 2 कार्बन एटम है और इधर भी देखो 2 कार्बन एटम है। अपन ने ना पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। ऐसे पेंटेनॉल को ब्यूटेनॉल लिख दिया, 5 कार्बन एटम है ना इसमें। तो अपन क्या करेंगे कि भाई ब्यूटेनॉल ऐसे अपन को देना है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। दिस इज आइसोमेरिज्म, दिस इज फंक्शनल ग्रुप कीटोन। अलग अलग कार्बन एटम है तो आइसोमेरिज्म बोलूंगा, मेटामेरिज्म। यस इट इज। तो अपन कहेंगे इसमें ब्रांचिंग कर देते हैं। तो अपन कहेंगे सर आप फिर ब्रांचिंग कर रहे हो, ठीक। तो इन दोनों को तो मेटामेरिज्म बोलो ना। हाँ बोलो, बिकॉज अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। इन दोनों को क्या बोलो? तो अपन मेटामर्स बोलते हैं।
इनको मैं मेटामर्स बोलूंगा। इनको अपन मेटामर्स बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देख भाई इनमें वर्ड रूट अगर अपन देखा जाए तो इसमें तो ये 1 2 और 3 और 4, दिस इज 3 methyl 2 butanol, 3 methyl 2 butanol। पता अपन क्या बोलेंगे सर, मैं इसको चेन आइसोमरिज्म भी बोल सकता हूं, दोनों के वर्ड रूट अलग अलग है। तो चेन आइसोमरिज्म बोलो ना, मैंने कब कहा कि चेन आइसोमरिज्म नहीं बोल सकते। मैं तो ये कह रहा था कि कभी अगर मुझे नंबर कैलकुलेट करने पड़े कि भाई बताओ कितने नंबर ऑफ मेटामर्स बना सकते हो आप, तो मेटामर में मैं ऐसे ऐसे आइसोमर बनाऊंगा, मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन रखूंगा, सो दे विल बी द मेटामर, और मैक्सिमम बनाने की कोशिश करूंगा तो आइसोमर बनेंगे। लेकिन अगर फिनोमेना शो करना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मुझे चेंज करना है। फिनोमेना मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी अपन से आइसोमरिज्म पूछेंगे ना, अपन को पेयर्स में पूछेंगे, बताओ इन दोनों में मेटामरिज्म है क्या। अच्छा, तो पेयर में नंबर ऑफ कार्बन एक्सचेंज होना चाहिए। इन दोनों में मेटामरिज्म है क्या, बिल्कुल नहीं। आइसोमरिज्म पूछोगे तो चेन बताऊंगा, ये पेंट, ये ब्यूट, दैट इज चेन आइसोमर्स। तो अपन कहेंगे सर ये भी कौन सा मेटामरिज्म ही है, ये भी तो पोजिशनल आइसोमरिज्म बोलूंगा मैं। भाई इधर 2 पेंटानॉन, उधर 3 पेंटानॉन, पोजीशन ही तो चेंज किया, पेंटानॉन तो वही है। तो आप बताओ क्या बोलूं, मेटामरिज्म या पोजिशनल आइसोमरिज्म या चेन आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म को अपन को डिसाइड करना होगा, प्रायोरिटी, कि अगर दो आइसोमर्स एक से ज्यादा टाइप का मेटामरिज्म शो कर, एक से ज्यादा टाइप का आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, तो हमें बताना कौन सा पड़ेगा। तो इनको मैं मेटामरिज्म बताऊं या पोजिशनल आइसोमरिज्म बताऊं, इनको मैं चेन आइसोमरिज्म बताऊं। वैसे तो आइसोमरिज्म तो चेन ही है, मेटामरिज्म नहीं है, मेटामरिज्म। ये मेटामरिज्म तो अपन ने मना किया है, ये तो चेन आइसोमरिज्म। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, अब अपने पास एक वर्ड है। सर अगर उनमें मेटामरिज्म नहीं है तो उन्हें मेटामर्स क्यों बोल रहे हैं। अब रुक जाओ, मतलब सारी चीजें समझ में आएंगी ना। हम भी तो यही पूछ रहे हैं आपसे, हम भी तो यही बता रहे हैं कि क्या करना है, वरना क्वेश्चन भी मेरे आंसर भी मेरे, वही तो होगा। तुम्हें तो सिर्फ समझना है कि सर ने जैसे समझाया वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, बस क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत। अच्छा देखो, अब अगर मान लो दो मॉलिक्यूल में ये दोनों मेटामरिज्म भी शो कर रहे हैं और पोजिशनल आइसोमरिज्म भी शो कर रहे हैं, तो क्या बोले अपन, ये वर्ड याद रखें जिसको अपन बोले, मतलब अपन को अच्छे से याद होना चाहिए, एफएमसीबी। एफ होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल, चेन, मेटामरिज्म और फंक्शनल। मतलब अगर कोई दो आइसोमर है और वो मेटामरिज्म भी शो कर रहा है और चेन आइसोमरिज्म या पोजिशनल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है, तो कौन सा बोलेंगे अपन, मेटामरिज्म। वो अपने लिए प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब वो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे लिखा, छोड़ो भाई, एक बात बताओ, अगर पोजिशनली बताना था तो मेटामरिज्म पढ़ता ही क्यों, मतलब मेटामरिज्म का प्रायोरिटी ज्यादा है, तभी तो आप पोजिशनल के बाद मेटामरिज्म भी पढ़ा रहे हैं। पोजिशनल कैन बी शोन बाय एनी फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होते हैं, क्योंकि कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप वाले मेटामरिज्म शो करेंगे। पता कभी ये पोजिशनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, मैंने लिखा नहीं अपन, मतलब तुम लोग ना ऐसे जल्दी जल्दी से ब्रेक दे दो, ऐसे ना भूल गए ऐसे बताना। इसको मैं पोजिशनल आइसोमरिज्म कभी नहीं बना सकता। ऐसे कंपाउंड, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन एटम होता है, वो कभी पोजिशनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। व्हाई, बिकॉज इसका पोजीशन चेंज करो तो, चलो इसकी जगह इस पे लगा देते हैं। तो अपन कहेंगे नंबरिंग यहीं से शुरू होगी,
भाई जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, नंबरिंग तो उसी के कार्बन से शुरू करनी पड़ेगी, तो वो उसका पोजीशन कैसे हो सकता है? मैं नंबरिंग अगर यहां से शुरू करते तो अपन पोजीशन बता सकते थे कि पहले इस पे लगा हुआ है, अब कहीं और लगेगा। अरे भैया जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला, नंबरिंग तो उसी से शुरू करना है, आप जहां लिखोगे मैं उसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू कर दूंगा। सो इफ द फंक्शनल ग्रुप हैज कार्बन एटम देन इट कैन नेवर शो द पोजीशन ऑफ आइसोमरिज्म। ये अच्छे से पता होना चाहिए। बोलो सर मेटामरिज्म सर एक बार रिपीट करोगे? वापस बता सकते हो क्या? मेटामरिज्म, सर मतलब मेटामरिज्म को कट किया है, वापस बता सकते हो क्या? नहीं मेटामरिज्म तो मैंने ये कहा कि भाई कितने मेटामर आएंगे वो नहीं बता बोला मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि मेटामरिज्म फिनोमेना होगा अगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम है तो अपन उनको मेटामर बोल सकते हैं। दोनों पेयर में अगर अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम है दोनों तरफ तो वो मेटामरिज्म फिनोमेना शो कर रहे होंगे। दैट्स ऑल, हो गया मेटामरिज्म फिनोमेना। सर नहीं, वो आपने नीचे कट किया ना इसलिए। कहां पर क्या किया था मैंने? सर वो नीचे आपने मेटामरिज्म कट किया ना। सर वो बोल रहे हैं कि वो जो दो मेटामर्स है ना उसमें मेटामरिज्म शो नहीं कर रहे ना, इसलिए अपने मेटामरिज्म कट किया, वो कट क्यों किया पूछ रहे हैं। तो इसलिए कट किया ना, इधर कितने कार्बन है? 3। इधर इस तरफ कितने कार्बन है? 3। इधर कितना कार्बन है? 1। इधर कितना कार्बन है? 1। तो फिर मेटामरिज्म कैसे हो सकता है? भाई मेटामरिज्म में तो आपने साफ साफ लिखा था कि आप कार्बन एटम को चेंज करो इधर साइड, मतलब अगर दोनों इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो फिर जो भी मेटामरिज्म शो करेगा उसमें एक तरफ 3 और एक तरफ 1 कार्बन एटम नहीं हो सकता। इधर 2 कार्बन एटम थे, इधर 2 कार्बन एटम थे, तो मेटामरिज्म शो किया। इधर एक तरफ 3 एक तरफ 1, एक तरफ 3 एक तरफ 1, तो ये मेटामरिज्म शो नहीं करेगा। बट वो डिफरेंट आइसोमर हो सकता है। तो कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा? इसमें तो वर्ड रूट चेंज होता है। चेन आइसोमरिज्म में वर्ड रूट चेंज होता है। अभी क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। अपन नंबर ऑफ मेटामर्स of C5H12O। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे D 0, then the molecular formula must be of ether, मतलब वो ईथर है, कोई सैचुरेटेड हो सकता है। तो अपन ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 ये लो, एक ईथर ये हो गया। अब अपन मैक्सिमम आइसोमर लिख रहे हैं, अपन को ईथर ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईथर के अलावा मैं अल्कोहल लिखूंगा ना अगर, तो मेटामरिज्म थोड़ी शो कर सकता है। दोनों तरफ कार्बन थोड़ी है, और ऐसे भी नहीं करना सर, ये देखो दोनों तरफ कार्बन हो गया। अच्छा देखो इधर जो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। एज अ ईथर मैं इसके 6 आइसोमर लिख सकता हूं। एज अ ईथर मैं इसके 6 आइसोमर लिख सकता हूं। एज अ ईथर मैं इसके 6 आइसोमर लिख सकता हूं।
हमसे पूछा गया number of isomer as ether is 6. Number of isomer as ether is equal to 6. ये लगा number of metamers इन सब में मेटामर्स अगर अपन चेक करेंगे तो सारे ही मेटामर्स है 6. क्यों? बिकॉज इन सब में ही फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए तो ये ईथर है, इसलिए मेटामर बोल सकते हैं. मैंने कहा था ना फंक्शनल ग्रुप के अगर दोनों तरफ कार्बन है तो मैं उसको मेटामर तो बोल सकता हूं, मेटामरिज्म फिनोमेना नहीं बोल सकता. भाई इन दोनों, इधर 3 कार्बन एटम थे, इधर भी 3 कार्बन एटम है, इधर 1 कार्बन एटम है, इधर भी 1 कार्बन एटम है, लेकिन दोनों के आयुर्वेद नेम डिफरेंट है, दोनों के आयुर्वेद नेम डिफरेंट है, इसलिए वो आइसोमर्स है. और सिंस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है दोनों में, इसलिए मैं उसे मेटामर बोल सकता हूं, इसलिए मैंने इसको मेटामर बोला. इधर देखो तुम, इधर अपन ने मेटामर इसलिए बोला क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, दैट्स व्हाई दे आर मेटामर, इसलिए मैंने 6 लिखा. अब अपन लिखते हैं मेटामरिज्म फिनोमेना. और मैंने तुमसे कहा था कि मेटामरिज्म फिनोमेना जो है ना वो पेयर्स में ही लिख सकते हो आप मेटामरिज्म फिनोमेना. चलो पेयर्स की बात कर सकते हैं कि कौन कौन मेटामरिज्म फिनोमेना शो कर रहा है. अच्छा देखो, ये दोनों मेटामरिज्म फिनोमेना शो कर सकते हैं, ये दोनों भी शो कर सकते हैं, क्योंकि इधर 4 कार्बन एटम है, इधर 1, इधर 3 कार्बन एटम है, इधर 2. ये दोनों आपस में मेटामरिज्म नहीं है, दे आर मेटामर्स, क्योंकि दोनों में ही इधर 3 कार्बन एटम, इधर 2, इधर 2 कार्बन एटम, इधर 3, तो एक तरफ 3, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 2. अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो मेटामरिज्म नहीं है, वो फिनोमेना नहीं है, आयुर्वेद नेम डिफरेंट है, पर दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए अपन उनको मेटामर कहते हैं. फिनोमेना इज शोन बाय 1 with 5 or 6, 2 with 5 or 6, 3 with 5 or 6, 4 with 5 or 6. मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करने थे. 2 with 5 or 6, 3 with 5 or 6, 4 with 5 or 6. मतलब एक पेयर लिख सकते हो आप, 1 with 5 और 1 with 6. They are phenomena. That is called metamerism phenomena. That is called metamerism phenomena. अब कोई डाउट है तो बोलो, वरना मैं मेटामर्स के लिए एक और क्वेश्चन दूंगा जो तुम करके दिखाओगे. अब अगर कोई डाउट है, कोई मतलब आपके दिमाग में अगर अभी भी चल रहा है तो आप बता सकते हो कि सर ऐसे दिमाग में चल रहा है, बताओ मतलब कुछ अगर है तो. लेकिन मेटामरिज्म उसमें सर जूम हो गई स्क्रीन, फिनोमेना होगा. और मेटामर्स अगर कैलकुलेट करने के लिए कहोगे तो मैं बस ये चेक करूंगा कि भाई फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए और अलग अलग आयुपेक नहीं, तो मेटामरिज्म बता सर. एक क्वेश्चन. हेलो सर स्क्रीन जूम हो गई है. कैलकुलेट सर द नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ, एक मिनट रुकना, ये ऐसे हो गया. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ, अब कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, ऑफ सेकेंडरी एमाइंस. सेकेंडरी एमाइन में मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेता हूं, C4H9 या अपन इसको H11 और N करते हैं. एक बार कंसेप्ट सीखो, फिर अपन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं.
पता नहीं जब टाइम होने वाला था तो तुम लोग क्या कर देते हो, ज्यादा डिस्टर्ब करता है। लिखूं? डीयू इसमें भी 0 आ रहा है और सारे सेकेंडरी माइन बताना है। डीयू 0 है, नाइट्रोजन के लिए एक माइनस करता है, तो 4 कार्बन एटम है तो एक तरफ 3 ले लेते हैं और NH लिख के एक तरफ 1 ले लेते हैं। फिर आपने मेटामर्स पूछे हैं तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ। इसमें तो 3 ही बने हैं बस, बड़े कम बने, 3 ही मेटामर्स हैं इसमें। और मेटामरिज्म सिर्फ ये दोनों शो करेंगे, ये दोनों मेटामरिज्म फिनोमेना शो करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। बताओ भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। अब मैं रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, रैंडम मतलब क्वेश्चन ले लो। अब आप नंबर्स बनाओगे, मतलब आपकी मर्जी, आप जैसे चाहेंगे। कैलकुलेट द फंक्शनल आइसोमर्स। Calculate the isomers. Calculate the number of isomers of ketone C6H12O। अबे कभी कभी अपन क्या करेंगे ना, ऐसे फंक्शनल ग्रुप फिक्स कर देंगे, उससे ना नंबर ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने कहा कीटोन के बनाओ, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कीटोन होना कंपलसरी है। अब कीटोन होगा तो मैं मेटामर भी बोल सकता हूं, तो कीटोन में तो दोनों तरफ कार्बन होता ही होता है, तो मेटामर भी बोल सकता हूं। और मैंने कीटोन बना दिया, तो मैंने एक तरीके से, अपन को पता है कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होता है, तो चलो देखते हैं बनाते हैं, कितने बना सकते हो। फोर देखते हैं, मुझे लगता है कि 4 से एक आध ज्यादा है, चल देख लेंगे।
अब बना, पहले एक तरफ ना एक सिमेट्री रखा करो, एक तरफ सबसे कम कार्बन, एक तरफ ज्यादा कार्बन। जैसे अपन अगर सिमेट्री रखेंगे तो गलती नहीं है, हो सकता है 4 है, लेकिन 4 से मुझे लगता है यार ज्यादा बन जाना चाहिए। एक बार अपन ऐसे कर लो, एक बार अपन ऐसे कर लो, फिर एक बार अपन ऐसे कर लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने बन गए? 1 2 3 4 5 और 1 6, और बनेंगे बनेंगे। अपन ऐसे एक बार ऐसे बनाते हैं, बस यही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। 6 बन रहे, देखो भाई अपन को पता था ना, एक बार 4 एक तरफ और एक बार 1, एक बार 4 एक बार 1, एक बार 4 एक बार 1, एक बार 4 एक बार 1, लेकिन ये सारे के सारे आइसोमर्स हो गए। और इसमें एक बार 3 एक बार 2, 3 और 2, अब उधर ले जाएंगे तो फिर 3 2 हो जाएंगे ना ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8। बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8। DU का ध्यान रखना, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अपन ना साइक्लिक भी बना सकते हैं, एक डबल बॉन्ड है ना साइक्लिक भी, ऐसे और ऐसे, एक साइक्लोप्रोपेन और एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया और साइक्लोब्यूटेन, 5 बने। ये चेन आइसोमर्स हो गए, ये अपने पास, मतलब ये रिंग चेन आइसोमरिज्म भी हो जाता है, मतलब ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। मतलब अगर कोई अपन से पूछेगा ना, ये बताओ सैचुरेटेड रिंग है या अनसैचुरेटेड रिंग है, ऑब्वियस सी बात है सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड रिंग होता तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा अपन को, दिस इज अनसैचुरेटेड रिंग। जब तक अपन को पाई बॉन्ड नहीं दिखेगा अपन उसको अनसैचुरेटेड नहीं बोलने वाले। इवन अपन से कोई कहेगा ना, बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो अपन कहेंगे ये सैचुरेटेड है। तो अपन कहेंगे डबल बॉन्ड है, तो अरे भाई ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, कंपाउंड तो सैचुरेटेड है ना। तो अनसैचुरेशन में फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड काउंट नहीं होता, ये अनसैचुरेटेड और ये सैचुरेटेड है। तो अगर अपन से ऐसे कहेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अपन कहेंगे ये सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस डबल बॉन्ड को आप अनसैचुरेशन में काउंट नहीं करते, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H6, कैलकुलेट करके बताओ C4H6 कितना होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
DO2 आ रहा है। मैं बना दूं, फिर तुम लोग शीट से ट्राई करो। एक बार ऐसे बना, एक बार ऐसे बना, एक बार मैं ऐसे बना, एक बार मैं ऐसे बना। ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं, तो रिंग्स बना लेते हैं। ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। जूम इन हो गया। ये 2 साइक्लिक रिंग मतलब 2 डी हो गया, 3 नंबर रिंग। एक ये हो जाएगा। मैं एक ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। चार कार्बन एटम है ना, 2 DO। एक DO डबल बॉन्ड का होगा, एक साइक्लिक रिंग का। एक DO डबल बॉन्ड का होगा, एक साइक्लिक रिंग का। इसमें 2 रिंग्स हैं, एक साइक्लिक रिंग, एक डबल रिंग। ऐसे 4 कार्बन एटम, लाइक दैट वी कुड। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगा योर होमवर्क। हाँ, क्लास का टाइम हो गया, बस रुक जाओ 1 मिनट।